कल आपका जो हो गया था उसके बाद आगे बताना है। आगे आता है आपका अक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? प्रभावित करने वाले कारक, इनमें आपके 3 कारक होते हैं। पहला है आपका ताप का प्रभाव, दूसरा है सांद्रण का प्रभाव, तीसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है 3 ही है, उसी देख कर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, तो जो चीजें नहीं है उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका पहला क्या है? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है। देखिए किसी अभिक्रिया का वेग स्थानांक, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? ताप बढ़ने के बाद क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जो क्रिया है, और जैसे कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जब टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री पे हो रही है और हमने उसका 100 से क्या कर दिया, 110 कर दिया, तो वो और तीव्र गति से होने लगती है। लैब में भी कई बार मैंने जो प्रयोग किए होंगे, फर्स्ट ईयर में यहाँ देखा है, इंटरमीडिएट में आप लोग करोगे, तो जैसे जब कोई अभिक्रिया ठंडे में नहीं होती तो उसको गर्म किया जाता है। टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं? गर्म करते हैं स्प्रेड लैम्प की सहायता से। गर्म करने पर अभिक्रिया वो हो जाती है। जैसे कोई पदार्थ जल में घुल रहे हैं, वो नहीं घुल रहा है, तो क्या करते हैं? अगली प्रोसेस होती है, उसको स्प्रेड लैम्प में पकड़ करके होल्डर से परत नली को क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। जो अभिक्रिया ऑलरेडी हो रही है वो और तीव्र गति से हो जाती है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या होती है? तीव्र गति से होती है, अभिक्रिया बढ़ जाती है। एक चीज और आपको इसमें समझना है कि 2 ताप हैं। मान लीजिए कोई एक ताप है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दूसरा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों तापों का जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, 10 का अंतर है ना, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो अंतराल कहलाता है, ये कहलाता है आपका ताप गुणांक। ठीक है, मान लीजिए एक अभिक्रिया का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप वेग स्थिरांक कुछ है या उसका वेग कुछ है, दूसरे का 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग कुछ है, तो ताप गुणांक क्या हो जाएगा इसका? ताप गुणांक इसका होगा 35 डिग्री बटे 25 डिग्री। ठीक है, जहां के 25 क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया का वेग, जहां पर 35 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग और 25 बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग। पूरी राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, मुझे ब्लैक बोर्ड हिल रहा है। ठीक है, तो ताप गुणांक समझ गए? ताप गुणांक 2 तापों का जो अंतर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड की मात्रा, 35 को 25 ले लिया अपन, वही आपका क्या कहलाता है? ताप गुणांक। ठीक है, ताप गुणांक का जो पूछ दिया जाता है, ये 25 क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग, बच्चे ये 35 क्या 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ताप गुणांक के बाद आते हैं एक समीकरण होता है जो ताप परिवर्तन के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। कौन सा समीकरण है जो प्रभावित करता है अभिक्रिया के वेग को, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। समीकरण भी आप लोग समीकरण है आपका d log e के बटे dt बराबर e a बटे r t स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका समीकरण। कौन सा समीकरण? ताप समीकरण। ठीक है, जहां E क्या है? आपकी सक्रिय ऊर्जा है। जहां E क्या है? E क्या है? आपकी सक्रिय ऊर्जा। T आपका क्या है? परम ताप है। ठीक है, और क्या है? ये आपका सब जानकारी आप कांस्टेंट है आपका, तो ये आपका ताप समीकरण है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया? ताप का प्रभाव। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका क्या? सांद्रण का प्रभाव। दूसरा क्या है आपका?
बिल्कुल सरल चीजें हैं, ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आप लोगों को वही चीज नहीं बन पाती है। एक नंबर के क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत आते हैं, पहले आते थे, अब तो थोड़ी नंबर बढ़ा दिए गए हैं जब से एक पेपर होने लगा है। नहीं तो 65 नंबर का जब पेपर होता था तो बहुत सारे क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, अभी भी आते हैं। तो ये 1 नंबर में पूछ दिया जाता है सांद्रण का प्रभाव क्या है। तो जब अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया भी बढ़ेगी, तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो सांद्रण का प्रभाव क्या है, सांद्रण बढ़ाने पर क्या होगी, अभिक्रिया क्या होगी, तेज होगी, अभिक्रिया की वेग में वृद्धि होगी, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। ये तो कह सकते हैं तीव्र गति से होगी। ठीक है, सांद्रण किसका बढ़ाएंगे, अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाएंगे। ठीक है, सांद्रण इसमें कंफ्यूजन हो जाना, कहो तो मैं लिख दूं अभिकारकों का। ठीक है, अभिकारकों का, जब अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र गति से होगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिक्रिया मंद होगी, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो जिसको मालूम होगा वो तुरंत लिख देगा, जिसको नहीं मालूम होगा वो तुक्का मारेगा, दिमाग लगाएगा, अंदाज से लिखने में सही बहुत कम होता है, ऐसे सही नहीं होता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सबसे रोज कहा जाता है कि अपना रोज का रोज तैयार करते जाइए। एक एक टॉपिक तैयार होता जाएगा, लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो समस्या आती है। तो आपकी दो चीजें हो गई हैं, ताप का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव। आगे क्या आता है, आगे कौन सा बताया, उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव है। उत्प्रेरक तो पहली बात सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो एक लाइन में बता देता हूं। उत्प्रेरक क्या होंगे, उत्प्रेरक ये पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक पहला आपके किताब में चैप्टर भी था, आगे भी है, शायद होगा तो उसमें जो चीजें होंगी वो पढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक का प्रभाव आ रहा है तो उत्प्रेरक जानना आप लोगों को आवश्यक है, इसलिए मैंने बता दिया। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये हो गया उत्प्रेरक। अब क्या है, उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए, कोई भी उत्प्रेरक होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाएगा या बढ़ाएगा, दो में से कोई चीज करेगा, लेकिन उत्प्रेरक का प्रभाव ये है, या बढ़ाएगा या घटाएगा। तो उत्प्रेरक के प्रभाव से सक्रियण ऊर्जा में क्या होती है, लेकिन कमी होती है, इसका मन रखना है यार। सक्रियण ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। इस कारण से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सक्रियण ऊर्जा में क्या होगी, कमी, और अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वेग आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चाप का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। क्लियर है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको आगे क्या आता है इसको भी बताया जाएगा। आगे है आपका इस चैप्टर के अंतर्गत आणविकता। ठीक है, क्या है, आणविकता, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, आणविकता क्या है, देखिए रासायनिक परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान तो न्यूनतम अनुभाग लेते हैं अभिकारक के, क्या है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारक के न्यूनतम अनुभाग लेते हैं जो, उसको हम क्या कहते हैं, आणविकता। या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उन अणुओं की संख्या जिनका क्या होता है, सांद्रण परिवर्तित होता है, उनको क्या बोलते हैं, आणविकता। ठीक है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती
या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, पूर्ण संख्या, अणुओं की पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। एक चीज और आप लोगों को जैसे ये एग्जाम्पल में आपको बता रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा। ये है मान लीजिए आपका CH3COO CH3 प्लस H2O, यहाँ आपका बनेगा एसिटेट में CH3COH प्लस यहाँ बनेगा आपका CH3OH मेटल। इसमें क्या है? इसमें इसकी आणविकता कितनी है? कितनी इसकी आणविकता? इसमें इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 आणविकता होगी, क्योंकि इसके 2 अणु भाग ले रहे हैं। एक अणु अभिकारक का हमारा ये है मेटल एसिटेट, दूसरा क्या है? जल, ठीक है कि नहीं? तो आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आणविकता बराबर। अगर पूछा जाए कि कौन सी अभिक्रिया है, तो द्विआणु अभिक्रिया हो जाएगी। द्विआणु क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है? आणविकता समझ गए? ये जो अणुओं की संख्या होती है, अभिकारक के अणुओं की संख्या, वो क्या कहलाती है? उसकी आणविकता कहलाती है, ठीक है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान या अभिक्रिया के दौरान जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। इनकी जो संख्या होती है ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। 1 2 3 ऐसे रहेगी। क्या है? आणविकता तुम्हारी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इसमें एक चीज और, अब जैसे ये है आपका इसमें क्या है? अब गठन हो रहा है H2O2 का, हो रहा कि नहीं? हो रहा ना? तो इसमें आणविकता कितनी हो जाएगी? इसमें आणविकता 1 हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें क्या है? अभिकारक का क्या है? एक अणु भाग ले रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का एक अणु भाग ले रहा है, इसका गठन हो रहा है, तो क्या जल बन रहा है और ये आपको बन रही है। यहाँ आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता यहाँ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है कि आणविकता क्या होती है? पूर्णांक होती है। आणविकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ना ही भिन्नात्मक होता है और ना ही शून्य होता है। ये चीज आप याद रखनी है। और मैं लिख दूं, आणविकता का मान कभी भी, आणविकता का मान कभी भी, ये कौन सा जानने वाली चीज लिख रहा हूं, शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता। भिन्नात्मक नहीं हो सकता। आणविकता का मान कभी भी ना तो शून्य होगा, ना ही ऋणात्मक होगा, ना ही भिन्नात्मक होगा। मान इसका कैसा रहेगा? हमेशा पूर्णांक रूप में रहेगा। कैसा? जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये एक अणु का क्रिया हो गई, आपको 2 अणु हो गया। एक ये भी एग्जाम्पल लगता, ये कौन सी है? त्रिअणु का क्रिया है, 3 अणु भाग ले रहे हैं। क्लियर है? त्रिअणु का क्रिया, क्लियर, ठीक है? आणविकता समझ में आ गई था सब लोगों को? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? अब आता है आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी मैंने बता भी दिया, वही चीज बताना है फिर से, लेकिन जो जो चीजें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अभी कई बच्चों को जो समझ में आएगा फिर से हमें समझ में आएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार किसके आधार पर? आणविकता के आधार पर। तो आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी एक अणु अभिक्रिया, एक अणु अभिक्रिया।
आणविकता एक होती है, क्या कहलाती है? एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, न ज़्यादा दिमाग लगाना है, आप लोगों को सीधे सीधे परिभाषा है, नाम से प्रतीत हो रहा है। कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आणविकता या जिसकी आणविकता एक होती है, जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, क्या कहलाती है? एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये उदाहरण मैंने लिखा था, यही आप लोग याद कर लो। H2O2 यहाँ बना आपका H2O अपघटन हुआ है, उसका प्लस हाफ O2, क्लियर हो गया? ये आपका इसमें आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक अणु भाग ले रहा है, ले रहा ना, तो आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता बराबर एक हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर हो गया? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सब लोगों का। इतना सरल ना किताबों में लिखेगा, कहीं किसी किताब में देख लेना, इतना सारा किया रहता, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। और बच्चे उसी में लगे रहते हैं। जो पढ़ने वाली चीज होती है, जिसको पढ़ना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए, वो नहीं छोड़ जाते, दुनिया का पढ़ते रहते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन जो आता है तो कुछ का कुछ आंसर लिख के आते, फिर कहते हैं हमारा पेपर तो बहुत सही गया था, नंबर हमारे उस हिसाब से नहीं आए। जबकि ऐसा कदापि नहीं होता है। हर टीचर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करता है, बशर्ते आपने सही लिखा हो। ठीक है? तो एक अणु अभिक्रिया हुई, अब आगे आते हैं द्वि अणु अभिक्रिया पे। दूसरा कौन सा है? द्वि अणु अभिक्रिया। इसकी भी परिभाषा लगभग मिलती जुलती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, क्या कहलाती हैं? द्वि अणु अभिक्रिया कहलाती हैं। कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, द्वि अणु अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे आपका CH3+H2O, यहाँ आपका बन जाएगा H3 CH3COOH प्लस यहाँ बन जाएगा HL ठीक है? इसमें दो अणु भाग लिए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता इसकी हो जाएगी कितनी? 2। आणविकता बराबर इसकी आपकी 2 हो गई है। इसके बाद आपका आता है त्रि अणु अभिक्रिया। ठीक है? तीसरा है आपका त्रि अणु अभिक्रिया। नीचे लिख दिया, यहीं पे लिखे दे रहा हूं, त्रि अणु ऊपर आ जाएगा, इसी पर लिखे दे रहा हूं, त्रि अणु अभिक्रिया। त्रि अणु अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं, क्या त्रि अणु अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल दिया आपका सीधा सा है, सरल। CO प्लस O2 आपका रिएक्शन, CO2 दो अणु CO के हो गए, एक ये 2 प्लस 1 बराबर 3 अणु हो गए। कितने अणुओं ने भाग लिया? 3 अणुओं ने भाग लिया। तो यहाँ आपकी आणविकता कितनी हो गई? 3। इसलिए ये सब क्रिया को क्या कहेंगे? त्रि अणु अभिक्रिया है। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया की आपकी आणविकता जो है, आणविकता के आधार पर जो वर्गीकरण है वो आपका लगभग यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभिक्रिया की आणविकता हो गई, इस तरह को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं। अब आता है आपका क्या? इसके बाद आता है आपका अभिक्रिया की कोटि। ठीक है? अभिक्रिया की कोटि। अब आ रहा है आपका अभिक्रिया की कोटि। कोटि भी आप लोगों की बिल्कुल सरल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाना, थोड़ी सा अंतर है हल्का सा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में। ठीक है? वो भी समझ में आ जाएगा, किसी को कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या है? जो अभिकारक अणु वेग को प्रभावित करते हैं, वेग को निर्धारित करते हैं अभिक्रिया को, वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिकारक के जो अणु वेग का निर्धारण करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि कोई भी जब अभिक्रिया हो रही है, समझना है अभी पहले, जैसे कोई भी मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, मान लिया अभिक्रिया हो रही है,
C12H22O11, ठीक है, ये आपकी अक्रिया हो गई। यहाँ आपका बना C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक है आपका ग्लूकोज है, एक है आपका फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। एक में एल्डिहाइडिक समूह होता है, एक में कीटोनिक समूह होता है, और इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है। देखने में ये सेम लग रहे होंगे C6H12O6 और C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही होता है, ठीक है। तो इस जो मान लीजिए ये समीकरण है आपका रासायनिक अभिक्रिया की कोटि समझ लीजिए। एक तो सीधी पर बात है जो वेग मैंने बताई है, जो अभिकारक के जो अणु वेग का निर्धारण करते हैं या वेग वो कहलाता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। या दूसरा ये है कि जो जैसे जी आपकी अभिक्रिया हो रही है तो इसमें अभिकारक का जिस अणु मतलब एक तो आपका ये है 2/1 जल है, दूसरा क्या है आपका सुक्रोज या शुगर है। इसमें से जिसका सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और जिसकी हम गणना कर सकते हैं, सांद्रण मात्रात्मक गणना कर सकते हैं, समझ रहे बात को नहीं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं। अब यहाँ जो आपका है सुक्रोज है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जल यहाँ बहुत अधिक मात्रा में, मात्रात्मक गणना इसकी नहीं कर सकते। इसका जो जल का सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, इसका मात्रात्मक आकलन हम नहीं कर सकते, ठीक है। भाग तो जो ले रहे हैं, ये भी भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है, लेकिन इसका हम मात्रात्मक आकलन जो इसका सांद्रण परिवर्तन हो रहा है नहीं कर सकते। बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, जबकि इसमें सिर्फ इस भाग का C12H22O11 इसका जो सांद्रण परिवर्तित हो रहा है, इसका मात्रात्मक आकलन हम कर सकते हैं, इसीलिए इसके वेग का निर्धारण कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। समझ बात को नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं का सांद्रण का मात्रात्मक आकलन का परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में अभिकारक के वे अणु या अभिकारक वे पदार्थ, वे अभिकारक जो वेग का निर्धारण करते हैं, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, अभिक्रिया का ही वेग होगा, क्या बोलते हैं, उसको हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि यहाँ हो जाएगी, हो जाएगी क्या नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की जो आणविकता है इसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है, वो आपके अंतर 3-4 अंतर हैं भी, वो आज नहीं हो पाएंगे। एक बार आपको मैं एग्जाम्पल द्वारा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है आपकी इस तरीके से, इसको मिटा देना है, समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है आपकी, माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, ठीक है, NaMb बराबर यहाँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभिकारक का जो सांद्रण क्या होता है, इसका वेग होता है अभिक्रिया वेग dx, अभिक्रिया वेग dx/dt n, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा अभिक्रिया वेग dx/dt समानुपाती, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने को। अब ए के सापेक्ष हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी आ जाएगी ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी कितनी, n, ए के सापेक्ष आएगी आपकी n, और b के सापेक्ष, क्योंकि ये इसको जब कांस्टेंट का चिन्ह हटेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ बराबर है dx dt बराबर k, ठीक है। और यहाँ आएगा आपका dx/dt बराबर k बिना, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि होगी, क्या होगी, a के सापेक्ष होगी n और b के सापेक्ष n, ठीक है। अगर n + n
n बराबर क्या है 0 हो जाए। दोनों के सापेक्ष निकालेंगे, a और b के सापेक्ष, a और b के सापेक्ष क्या आएगी, a और b के साथ क्या आएगी n प्लस m। ठीक है, यदि n प्लस m का मान क्या है n प्लस m बराबर, यदि n प्लस m बराबर 0 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी 0। ठीक है, इसी प्रकार m प्लस n प्लस m बराबर 1 2 3 होने पर अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, क्रमशः अभिक्रिया की कोटि क्रमशः कितनी होगी 1 2 और 3 होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया की कोटि होती है किस पर निर्भर करती है, कारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है। और जो अगर अब n प्लस m की वैल्यू आपकी 1 2 3 आई तो अभिक्रिया की कोटि क्रमशः 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ अभिक्रिया की कोटि आपकी समाप्त हो रही है। कुछ इसमें अंतर है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। तो पहला अंतर तो आपका यही है कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, आणविकता में जो कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो आणविकता होती है वो अपन जनरली ही देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपको उसके वेग का निर्धारण देखना पड़ेगा, कौन कौन से अभिकारक वेग का निर्धारण करते हैं। दूसरा है आपका अंतर, इसकी जो मैकेनिज्म होती है इसमें उसके सारे पदों को अवंतरों को निर्धारित करना पड़ेगा, जबकि इसमें कोटि में एक स्पेसिफिक जो विशेष पद होता है उसके द्वारा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसके 2 3 अंतर भी हैं। तो यहाँ आपकी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता खत्म हो रही है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा शून्य वोल्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, पढ़ते जाए आप। ओके।